हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जीवाश्मों का अध्ययन हम कैसे करते हैं, कि कौन से जीव पृथ्वी पर पहले आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, मतलब जैव विकास का क्रम क्या था वो हमने जाना था। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे कि मानव विकास जो है उत्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है। दोबारा से देखेंगे इस पॉइंट को। उत्खनन, जो कि मैंने बताया था, आप ज़मीन खोदते चले जाएंगे, जो पहले निकलेगा वो बाद का है, जो उसके बाद खोदेंगे जो उससे नीचे निकलेगा तो वो और उससे पुराना जीव है। इसी को हम कहेंगे समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण। डीएनए का जो उसका अनुक्रम है उसकी हम एज डिटरमाइन करेंगे। तो ये मानव विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है कि हमें इससे पता चलता है कि मानव का विकास किससे हुआ, पहले इसके जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे और आज का मनुष्य कैसा है। ठीक है, तो प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव का विकास अफ्रीका से हुआ। ध्यान रखेंगे इस बात को कि मानव का विकास अफ्रीका से हुआ माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस, आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, कि प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से खोजे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं हर बार कि चिंपैंजी से मनुष्य का विकास हुआ, ऐसा नहीं है। यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ, परंतु दोनों के पूर्वज समान थे। ये बात ठीक है कि दोनों के पूर्वज समान रहे होंगे, लेकिन मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ ये सत्य नहीं है। वे ना चिंपैंजी की तरह थे और ना मानव की तरह थे। इस प्रकार से जो पूर्वज थे मनुष्य के, वो ना तो चिंपैंजी की तरह थे ना मानव की तरह थे। विकास जो है मनुष्य का चिंपैंजी से नहीं हुआ, लेकिन दोनों के पूर्वज समान थे। आगे देखते हैं। यह संभावना है कि दोनों जीवों का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक जीव का वर्तमान स्वरूप बना है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज प्रजाति है। अब क्या धीरे धीरे विकास अभी भी होता जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और परिवर्तन दिखे मानव में। ठीक, अब हम देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी कहें या फिर 46 कह लें, जिनमें एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है जो स्त्री है या पुरुष, ये लिंग निर्धारण करता है, और बाकी जो 22 जोड़ी होते हैं वो दोनों में एक समान होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। अब जो 23वां जो है, जो लिंग गुणसूत्र होता है, वो स्त्री में ये गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है। पूर्ण युग्म का मतलब दोनों एक जैसे होते हैं तथा दोनों को हम एक्स कहते हैं, एक्स एक्स होता है। और नर में यह गुणसूत्र पूर्ण युग्म नहीं होता, एक सामान्य आकार का होता है, जिससे मतलब एक्स वाला जो होगा वो बड़ा होगा और दूसरा जो होता है छोटा, उसे बाई कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य होगा, जो नर होगा, उसमें एक्स बाई गुणसूत्र होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। अब बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पे करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है। अगर अपने पिता से एक्स गुणसूत्र मिलेगा, क्योंकि माता तो हमेशा एक्स गुणसूत्र ही दे सकती है, तो एक्स एक्स बन गया तो लड़की हो जाएगी। ठीक है, अगर वह बाई गुणसूत्र मिलता है तो एक्स बाई होगा तो लड़का होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, अनुकूलन एवं स्थानवास। अनुकूलन क्या है, इसको देखेंगे। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पादप विभिन्न प्रकार के परिवेश में रहते हैं। अब अलग अलग जीव जंतु हैं, जैसे कि कोई पहाड़ों पर रहने वाला जीव है, कोई रेगिस्तान में रहने वाला है, कोई जंगलों में रहने वाला जीव है, ऐसी पौधे, कोई पानी में उगने वाले पौधे हैं, कोई गर्म क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं। तो अलग अलग परिवेश में रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के अभिलक्षण विभिन्न परिवेशों के लिए भिन्न होते हैं। अभिलक्षण का मतलब है उनके अंदर की विशेषताएँ। तो अलग अलग जगह में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएँ होती हैं, जो कि उन्हें उन परिवेश में रहने लायक बनाती हैं। इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो अपने आप को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं, उनमें कुछ ऐसे विशेष अभिलक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को वहाँ पर जीवित रख सकते हैं। इसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन समझ में आ गया। ठीक, अब है जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे हम स्थानवास कहते हैं। स्थानवास का मतलब क्या है, जहाँ पर जीव रहते हैं उस परिवेश को हम कहते हैं स्थानवास। ठीक है, स्थानवास जीवों को क्या क्या देता है। जिस स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसको जीवन जीने के लिए सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही जीव जंतु क्या करते हैं, स्थानवास जीवों को भोजन, जल, वायु, आश्रय एवं
अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी रक्षा भी करता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार के स्थानवास हो सकते हैं। स्थानवास के प्रकार देखेंगे, दो प्रकार हैं स्थानवास के, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में हम देखेंगे तो मरुस्थलीय, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में रहते हैं, कुछ ध्रुवीय, ध्रुवों पर रहते हैं, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी जहाँ पर होती है बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। कुछ पर्वतीय होते हैं, पर्वत पे रहना पसंद करते हैं, कुछ जंगली, जंगल में रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार जलीय स्थानवास में समुद्री भी हो सकता है और तालाब या झील भी हो सकती है ताज़े पानी की। अब देखते हैं हम स्थलीय। सबसे पहला है मरुस्थलीय, देखेंगे जीव, मरुस्थल में रहने वाला जीव जो सबसे कॉमन जानवर है वो है ऊँट। तो ऊँट के अभिलक्षण की बात करते हैं। ऊँट में ऐसे कौन से अभिलक्षण पाए जाते हैं जो उसे रेगिस्तान में रहने लायक उपयुक्त बनाते हैं? सबसे पहला, इनके जो लंबे पाँव होते हैं इनको रेत की गर्मी से बचाते हैं। पैर इतने लंबे होते हैं कि इनके शरीर तक गर्मी नहीं पहुंचती रेत की। ठीक है। जल को संचित रखने के लिए पसीना कम निकालते हैं। इनका गोबर सूखा होता है और कम मात्रा में मूत्र करते हैं। कहने का मतलब इनकी बॉडी ऐसी होती है कि इनको पसीना कम निकलता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो पसीना कम निकलता है, कम मूत्र करते हैं, तो इसका मतलब अपने शरीर में पानी को बचा के रखते हैं। दूसरा है, इनके पैर गद्देदार होते हैं। इनके पैर जो होते हैं बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिससे कि रेत पर आसानी से दौड़ सकते हैं। इसी कारण इसको, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और जो इनका कूबड़ होता है, इनकी पीठ पे ऊपर निकला हुआ हिस्सा, उसमें ये वसा का संचय करके रखते हैं, फैट स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। ठीक है। अगला है रेगिस्तानी जीव, जिसे हम पादप कहेंगे, कैक्टस। इसकी खास बात क्या होती है? कैक्टस जो होता है कटीला झाड़ीदार पौधा, इनमें पत्तियां नहीं होती। कैक्टस में पत्ते नहीं पाए जाते हैं, और पत्ते जो होते हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। पत्ते की जगह इनमें कांटे होते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त पानी को अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो इनकी पत्तियां जो हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। और जल के अवशोषण के लिए इनकी जड़ें लंबी होती हैं। जो कैक्टस होता है इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, दूर दूर तक, जिससे कि अधिक पानी को, अधिक क्षेत्रफल में फैलकर अधिक पानी को अवशोषित कर सके। इनका प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं हैं तो तनों में होता है। इनका प्रकाश संश्लेषण तनों में होता है, और इनका तना मोटी मोमी परत से ढका होता है। मोटी मोमी परत से ढका होने का भी रीज़न ये है कि इससे पानी बाहर ना निकले। और कुछ मरुस्थलीय पौधे ऐसे होते हैं इनमें अगर पत्तियां भी होंगी तो बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ठीक, चलिए ये तो हमने देखा मरुस्थलीय अनुकूलन। अब हम अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे ध्रुवीय अनुकूलन, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीव। तो सबसे पहला ध्रुवीय भालू। जो ध्रुवीय भालू होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इनके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। अब सफ़ेद बाल होने का क्या फ़ायदा है इसे? इसका फ़ायदा ये है कि आसानी से बर्फीली पृष्ठभूमि में छुप जाएगा और अपने पक्षियों से और परपक्षियों से रक्षा करेगा, साथ साथ में अपनी शिकार करने में भी इसको आसानी रहती है। सफ़ेद शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं जो कि इसको बैकग्राउंड में बर्फ़ में छुपने में मदद करते हैं, जिससे कि वे आसानी से शिकार कर सकता है और अपने शत्रुओं से बच सकता है। अब इनके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती हैं, जिससे कि ये सर्दी से बचे रहते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है इसके नीचे एक फैट की, वसा की मोटी परत होती है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है एडिपोज टिश्यू की वजह से, जिसकी वजह से इनके शरीर में हीट नहीं निकलती है और ये सर्दी से बचे रहते हैं। ये धीमे धीमे चलते हैं ताकि शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। अब इनको टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो ये धीरे धीरे चलते हैं ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ ना जाए। गर्मी में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में तैरते हैं, क्योंकि अब ये सर्दी वाली जगह पर रहते हैं, इनका साल भर टेम्परेचर सर्दी के हिसाब से कम रहता है, तो जल्दी जल्दी नहीं चलते क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इसी पानी में ये तैरते हैं। इनके चौड़े एवं बड़े पंजे इनको बर्फ़ में चलने और तैरने में मदद करते हैं। जो ध्रुवीय भालू होता है इसके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जिससे कि ये बर्फ़ में आसानी से चल सकते हैं और पानी में आसानी से तैर सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिससे कि ये बहुत दूरी से अपने शिकार को सूंघ सकते हैं और ये लंबे समय तक नाक बंद करके पानी में रह सकते हैं। ये कुछ अनुकूलन अभिलक्षण थे ध्रुवीय भालू के। अब हम देखते हैं पेंगुइन, जो चिड़िया होती है जो ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। ये उड़ नहीं सकती, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इनके शरीर का अगला भाग सफ़ेद होता है। पेंगुइन का अगला भाग सफ़ेद होता है, पिछला भाग काला होता है। इनकी त्वचा मोटी होती है, इनके शरीर में ज़्यादा वसा होती है। अब जितने भी सर्दी प्रदेश में रहने वाले जीव होते हैं इनकी त्वचा सबकी मोटी होती है
और सबके शरीर में फैट पाया जाता है। ये स्वयं को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं और ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं ताकि ये अपने आप को गर्म रख सकें। इनका शरीर धारा रेखित होता है, पैरों में जाल जैसा बना होता है, मतलब उंगलियों के बीच में खाल जॉइंट होती है जिससे आसानी से ये तैर सकते हैं। तो ध्यान रखना, धारा रेखित शरीर तैरने में भी हेल्प करता है, जैसे मछली का शरीर भी धारा रेखित होता है। अब हम आगे देखते हैं पर्वतीय अनुकूलन। सबसे पहले है पर्वतीय बकरी। तो जो भी जानवर पर्वतों पे पाए जाएंगे इनके पैरों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि पर्वतीय बकरी है तो इसके खुर बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि पर्वतों पे पथरीली भूमि पाई जाती है, इस वजह से। अब है पौधे, जैसे चीड़ हो गया पर्वतीय पौधा। तो पौधे शंक्वाकार होते हैं, मतलब कोन के आकार के होते हैं, त्रिभुज आकार के होते हैं ऊपर से, इससे कि बर्फ़ गिरे इनके ऊपर तो वो इन पर टिक ना सके। इनकी शाखाएँ ढलवादार होती हैं जिससे पानी और बर्फ़ नीचे गिर जाए। मैं भी बता रहा हूँ आपको। इनकी पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। बहुत ही पतली पत्तियाँ होती हैं जिससे कि पानी इसमें से ज़्यादा ना निकले। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जंगली जीवों के बारे में देखें। सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय जीव। पहला लाल आँखों वाला मेढक, लाल नेत्र वाला मेढक। अब इसका अनुकूलन क्या है, पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये मेढक पेड़ पे चढ़ सकते हैं ताकि इनको रेंगने वाले जीव ना खा जाए। तो इसके जो पैर होते हैं उसके तलवे इतने चिपचिपे होते हैं कि जिससे कि ये आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। फिर है बंदर। बंदर क्या होता है, इनकी पूंछ लंबी होती है जो शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है। इसका अभिलक्षण है कि ये अपनी पूंछ के भरोसे लटक सकते हैं पेड़ों पर आसानी से। टूकन एक पक्षी होता है, इसकी चोंच लंबी और बड़ी होती है जिससे वह कमज़ोर शाखाओं में लगे फलों को आसानी से खा सके। टूकन जो होता है उसकी चोंच बहुत लंबी और बड़ी होती है जिससे कि कमज़ोर शाखाओं में लगे फलों को आसानी से वह खा सकता है। अब है हाथी। यह अपनी सूंड को नाक के रूप में प्रयोग करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है और जो इसके बाहर दिखने वाले दांत होते हैं, रूपांतरित दांत की सहायता से वृक्षों की छाल को आसानी से छील लेता है। ठीक है, और इसके लंबे कान हल्की ध्वनि सुनने में भी सहायता करते हैं एवं ठंडा रखने में सहायता करते हैं। पंखे की तरह अपने कानों का प्रयोग कर सकता है। अब आगे देखेंगे हम घास स्थल में रहने वाले जानवरों के बारे में। तो है शेर का जो रंग होता है हल्का भूरा रंग होता है ताकि वह घास वगैरह में आसानी से छिप जाए, दिखे ना, शिकार करने में आसानी हो। लंबे पंजे होते हैं इसके और तेज़ रफ्तार होती है इसके पास। सामने की तरफ आँखें ताकि शिकार की सही स्थिति का ज्ञान हो, मतलब इसकी आँखें जो होती हैं वो साइड में नहीं होती हैं, सामने की तरफ होती हैं, सिर के सामने होती है, इससे कि शिकार की सही स्थिति पता चल सके। फिर है हिरन के मजबूत दांत होते हैं ताकि कठोर पौधों को चबा सके। तेज़ रफ्तार होती है ताकि वो अपने परभक्षियों से बच सके और लंबे कान होते हैं। आँखें चेहरे की दोनों तरफ होती हैं ताकि सभी दिशाओं में देख सके। ठीक है, सभी दिशाओं में एक साथ देख सकता है। फिर है हम कुछ जलीय पौधे और जीवों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जलीय जीव, समुद्री अनुकूलन में देखेंगे समुद्री जीवों के बारे में। मछली, पहला नंबर है मछली। ये खारे एवं मीठे दोनों पानी में पाई जाती है। इसके शरीर पर चिकने सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं, इसके शरीर पर चिकने सिल्क होते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं और आसानी से जल में गति करने देते हैं। इसके फिन्स मतलब उसकी बॉडी के किनारे किनारे जो पंख होते हैं और पूंछ इसको दिशा बदलने में मदद करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने में, और शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। पूंछ हमेशा शरीर का संतुलन बनाने का काम करती है। ये गलफड़े की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं। गलफड़े जो होते हैं इनको ऑक्सीजन लेने में सहायक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है जिससे ये पानी को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, धारा रेखीय शरीर तैरने में मदद करता है, मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट स्क्विड और ऑक्टोपस। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, परंतु जब ये पानी में गति करते हैं तो शरीर को अपना एक धारा रेखीय बना लेते हैं जिससे कि आसानी से ये तैर सकते हैं। आपको ये जो अनुकूलन अभिलक्षण है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि मछली में ऐसा कौन सा अनुकूलन अभिलक्षण है जिससे वो पानी में जीवित रह सकती है। तो आपको ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अब है पौधों के बारे में, तालाब और झील में उगने वाले पौधों के बारे में। पौधे जो तालाब या पानी में उगते हैं तो इनकी जड़ें छोटी होती हैं जिसका मुख्य कार्य होता है पौधे को जकड़ कर रखना। ज़्यादा लंबी जड़ें नहीं होती हैं। इनका तना जो होता है वो लंबा होता है, जड़ें छोटी होती हैं, तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, इसमें हवा भरी होती है। तना पानी की सतह तक होता है, पानी की जो सतह होती है ऊपरी सतह वहाँ तक होता है। पत्तियाँ और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं। आप कमल के पौधे से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्तियाँ और फूल ऊपर होती हैं, तना पानी की सतह में नीचे तक होता है और जड़ें छोटी छोटी होती हैं जो पकड़ के रखती हैं उसे। फिर जलमग्न पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में हमें डूबे रहते हैं पूरी तरह से। इनकी पत्तियाँ पतली और रिबन की तरह होती हैं, ऐसी होती हैं, धागे जैसी संरचना होती है।
इनकी पत्तियाँ अत्यधिक विभाजित होती हैं जिससे पानी आसानी से निकल जाए और पौधे को कोई नुकसान ना हो। मतलब चौड़ी पत्तियाँ नहीं होती, पतली पत्तियाँ होती हैं और एक दूसरे से अलग अलग होती हैं ताकि पानी इन पर रुके ही ना, आसानी से निकल जाए। फिर हम बात करते हैं मेढक की। मेढक उभयचर प्राणी है, आप पढ़ चुके हैं। इसके पिछले पैर जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं जिससे कि वो आसानी से कूद सकता है और शिकार को पकड़ सकता है। अपने जलपादी पैरों से ये तैरते भी, मतलब इनके जो पैर होते हैं इनके बीच में खाल जुड़ी होती है जिससे कि आसानी से तैर भी सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक यहीं तक था। ये चैप्टर आपने कंप्लीट किया है। कल आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए साथ बने रहें। थैंक यू।